नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके एमपी टेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर की सॉल्व पेपर की बात करेंगे। और आज का जो हमारा आपका पेपर रहने वाला है, जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं, वह दोस्तों आपके 11 मार्च का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका हम जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग आप लोग तैयार रहिएगा। पहले हम हिंदी के प्रश्न करेंगे, इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद ईवीएस के और बाल विकास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण होता है। देखिए, स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण जो होता है वह ये होता है स्नान को अस्नान कहना। इसको क्या होगा, स्वरागम उच्चारण दोष कहला जाएगा। स्नान को स्नान बोलना। अक्सर आपने देखा होगा होम लैंग्वेज के कारण लोग स्नान को स्नान बोल देते हैं कि स्नान हुआ कि नहीं हुआ, जबकि शुद्ध में आपका स्नान होता है। इसके बाद बात करेंगे कि भाषा के सतत व्यापक मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं कि भाषा के सतत व्यापक मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका पूछा जा रहा है, मतलब अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग हो जाएगा। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अभ्यास की अवस्था में महत्व नहीं दिया जाता है। तो अभ्यास की अवस्था में किसका महत्व नहीं दिया जाता है? तो अभ्यास के अवस्था में मौखिक वाचन का महत्व दिया जाता है, पढ़ने का लिखने का महत्व दिया जाता है, लेकिन गाने का मौका नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया, आपके एग्जाम में पूछा गया कि भाषा में जो है रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक मेरे भाई, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, जब भी भाषा के रचनात्मक आकलन की बात की जाती है, उसके सर्वाधिक बेहतर एग्जाम्पल की बात की जाती है, तो बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, यह बेस्ट भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण होगा। तो पाठ्य पुस्तक का गुण होता है जिसमें उपयुक्तता भी होती है, सुद्देश्यता भी होता है और क्रमबद्धता भी होती है। इन तीनों जहाँ पे होगा, ये हमारे पाठ्य पुस्तक के गुण हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया, निम्न में से अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त होगी। देखिए, अनुकरण जो विधि होती है वह प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त होती है। प्रारंभिक स्तर मतलब फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक के बच्चों की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए। तो माध्यमिक यहाँ पे दिया गया, तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का जिस रूप को सिखाया जाना चाहिए कि व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक कक्षा की बात करें तो व्याकरण का केवल व्यवहारिक ज्ञान। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से भाषा पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक क्या होती है। तो भाषा पढ़ाने में जो पाठ्य पुस्तक होती है वह एक साधन होती है। क्या होती है? पाठ्य पुस्तक एक साधन होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए। तो बाल केंद्रित होना चाहिए। अब आप बहुत से बोलेंगे हिंदी पेडागोजी में कैसे आ गए, मैथ्स पेडागोजी में आना चाहिए। तो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, किसी भी प्रकार से कहीं से भी पूछा जा सकता है। भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पिछले पेपर में हमने आपको बताया था। अगर आपने पिछला पेपर नहीं देखा तो जाइए, इंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वर्ग 3 2022 का प्रीवियस का सॉल्व पेपर का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, जहाँ पे सारे पेपर सॉल्व पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। सारी क्लासेज जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं होता। अगला प्रश्न है, भाषा के साधारणतः रूप कौन कौन से होते हैं। देखिए, जब भी भाषा के रूपों की बात की जाती है तो इसमें आपका मौखिक भाषा भी आता है, सांकेतिक भाषा भी आता है और लिखित भाषा भी आती है। यानी ये तीनों हमारे भाषा के साधारणतः रूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है वह आप लोगों को सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक है कि बालकों में किसका ध्यान रखा जाए। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत आवश्यक क्या होता है कि बालकों में किसका ध्यान रखना चाहिए। प्रवृत्तियों का भी ध्यान रखना है, रुचियों का भी ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना है। अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का उपयुक्त महत्व क्या नहीं होता है। तो व्याकरण लेखन कौशल में विकास में कि व्याकरण में जो उपयुक्त महत्व होता है, पहले वो बात करेंगे। उपयुक्त महत्व होता है कि वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, इसके साथ साथ आपके जो कठिन शब्द होते हैं उनका प्रयोग समस्या का समाधान करना, लेकिन सही उच्चारण का समाधान, ये आपका लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का उपयुक्त महत्व नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा ही बताना है। डी ऑप्शन सही उच्चारण नहीं होगा। ईएसवी निस्को सही माना है, व्यापम निस्को सही माना है। डी ऑप्शन को अकॉर्डिंग टू बात करेंगे क्वेश्चंस की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रूपरेखा शिक्षण विधि किससे संबंधित होती है। जी हाँ साथियों, बात कर रहे हैं रूपरेखा शिक्षण विधि की। देखिए रूपरेखा है तो कहीं ना कहीं रचनात्मक क्रिएटिविटी की बात होगी, तो रूपरेखा शिक्षण विधि आपके रचना शिक्षण से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि लिए लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होना चाहिए। तो जब कोई आपकी लिखित कार्य होती है तो उसके जांच में बच्चों की जो सहायता लेनी चाहिए, किस प्रकार से सहायता लेनी चाहिए, तो केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, इससे बच्चों को जो है सहायता लेनी चाहिए। अब आपके गद्यांश की बात करेंगे। गद्यांश के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इन गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। दोस्तों उपयुक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक हमें चयन करना है। तो जो गद्यांश हमारा क्या दिया गया है, गद्यांश हमारा दिया गया है कि आज तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में देश के आधुनिकीकरण और विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों एवं भूमंडलीकरण एक मोहक शब्द है। तो इस प्रकार से आपका भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण और आज के विकास के युग में से संबंधित आपका गद्यांश दिया गया है। आइए इस गद्यांश से क्या प्रश्न पूछे गए थे समझ लेते हैं। दोस्तों उपयुक्त गद्यांश में प्रश्न पूछा गया कि उचित शीर्षक, सबसे पहले होता भूमंडलीकरण, यहाँ पे उचित शीर्षक हो जाएगा। क्यों उचित शीर्षक होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि आज तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में देश के आधुनिकीकरण और विकास में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भूमंडलीकरण एक मोहक शब्द है। तो मोहक शब्द कहीं ना कहीं आया और अर्थ में भूमंडलीकरण आज विश्व में विकास का नया आकार बन चुका है। तो कहीं ना कहीं भूमंडलीकरण शब्दों का प्रयोग जो है ज़्यादा जो बल दिया गया है। जैसे इस प्रकार भूमंडलीकरण निर्यात की तुलना में आयात तथा स्वदेशी उद्योग धंधों की अपेक्षा विदेशी उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की बात करें, तो इसीलिए आपका यह भूमंडलीकरण उचित यहाँ पे आप लोगों का शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद आपके अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार अलादीन का चिराग ने इनमें से अर्थ क्या होता है। इस गद्यांश में अलादीन का चिराग आया है, जिसका अर्थ होता है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, अर्थात जिसके मतहत उसी का विरोध करना, आपसी वैमन से बड़ी हानि होती है, दूर से कोई चीज़ लुभावनी और मालूम पड़ती है। तो यहाँ पे डी यानी उपयुक्त सभी विकल्प हो जाएंगे। सभी विकल्प अलादीन के चिराग के अर्थ हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके पेपर में कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार भूमंडलीकरण में क्या क्या चीज़ें हैं। तो भूमंडलीकरण में क्या चीज़ है, विश्व के सभी देशों के समान विकास की भावना निहित है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपके गद्यांश से पूछा गया था कि गद्यांश में के अनुसार असत्य कथन चयन करना है। तो इस गद्यांश को हमने पढ़ा और देखा कि आर्थिक उदारीकरण भूमंडलीकरण आधारभूत सत्र है, जिसके बिना देश की अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी आयाम दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं गलत कथन यहाँ पे दिया गया है गद्यांश के अनुसार देखा जाए। बाकी ये तीनों हमारे कथन गद्यांश के अकॉर्डिंग सही दिए गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके पेपर में पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए उदारीकरण का अर्थ यही होता है कि देश के उद्योग व्यापार लघु उद्योग निर्यात की अपेक्षा कर देश में विदेशी उद्योग व व्यापार स्थापित करने एवं आयात को बढ़ावा देने की उदारता बरतना चाहिए। ये आपके उदारीकरण का विशेष महत्व आपके गद्यांश में पूछा गया और दिया भी गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द आयाम का पर्यायवाची होगा। तो सभी लोग बताइए। देखिए आयाम का पर्यायवाची क्या होगा। तो आयाम का पर्यायवाची होता है, आयाम मतलब छोटा, विस्तार मतलब बड़ा, तो विस्तार हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसी से संबंधित आपका अगला जो है प्रश्न पूछा गया था कि वाक्य जो दिया गया है, देश में विदेश के माल आने की क्रिया के लिए एक शब्द क्या कहेंगे। तो देश में विदेश के माल आने की क्रिया को एक शब्द में आयात कहा जाता है।
जो देश में जो है अगर बाहर से माल किसी विदेश से हमारे देश में आता है तो आयात कहा जाता है, और हमारे देश से किसी बाहर देश में माल जब जाता है तो निर्यात कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के जैसे शुद्ध दिया गया है। तो प्रतिनिधि का हमारा जो शुद्ध होता है प्रतिनिधि ऐसा होगा, सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है प्रतिनिधि शुद्ध रूप में हो जाएगा। अब आइए काव्यांश को देख लेते हैं, काव्यांश पढ़ लेते हैं। काव्यांश दिया गया है कि सरके कपोल के उजाले में दिवस रात, और अगला जो पॉइंट दिया गया है कि केसों के अंधेरे में निकल भागी के पास से, संध्या बालपन के युवापन की आधी रात, मैंने काट डाली क्षण भंगुर विलास से, श्वेत केश झलके प्रभात की किरण से, तो आंखें खुली काल के कुटिल मदहास से। ये आपका पद्यांश दिया गया है। आइए इस पद्यांश से क्या प्रश्न पूछे गए थे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इनमें से उपयुक्त पंक्तियों में रचयिता का नाम बताना है। तो रचयिता ये किसके है, राम नरेश त्रिपाठी जी के। आपने सुना होगा कि हिंदी में रचयिता पूछा गया, तो इसी प्रकार के रचयिता पूछे गए थे। काव्यांश दिया गया था और आपसे रचयिता पूछ लिया गया था, जो कि काफ़ी टफ होता है। निम्नलिखित में से, क्योंकि रचयिता वहाँ पे ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि जो जैसे आपके माध्यमिक हो गया और उच्चतर माध्यमिक अगर कक्षा एमपी वर्ग 2 वर्ग 1 में पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट वाइज हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब वर्ग 3 प्राइमरी में पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदी के टफ होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती। तो क्षण भंगुर का अर्थ क्या होगा, कुछ ही पलों में नष्ट हो जाना, मतलब क्षण भंगुर हो जाना। क्षण मतलब होता है समय, कुछ ही समय को बोला जाता है क्षण, पल भर में नहीं बोला जाता, पल भर में या क्षण भर में, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। अगला, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग उपयुक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है। देखिए, करुणानिधि का, विलास का और उसास का किया गया, लेकिन संपन्न शब्द इसमें आपके इस पंक्तियों में नहीं आया है। कहीं भी आप देखेंगे संपन्न आपको नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न पूछा गया है तो दोस्तों कि वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हों उसके लिए एक शब्द क्या होता है, सभी लोग जानते हैं चंपू कहलाती है। जिसमें गद्य पद्य दोनों होते हैं वह चंपू, और ये शायद आपने 9th 10th में पढ़ा भी होगा, ध्यान करिएगा। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति किसी का घर जले कोई तपे, इसका अर्थ होता है किसी के दुख में किसी का खुश होना, यानी किसी का घर जल रहा है तो कोई तपे, मतलब उस घर को जलने में उसका ताप रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको दूसरे के बुरा हो रहा है तो उसको खुशी महसूस हो रही। ऐसी चीज़ें होती हैं, हम देखते हैं समझते हैं। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आसान का सही पर्यायवाची होगा, तो आसान का पर्यायवाची होता है तख्त। बाकी किसी भी प्रश्न पर आपका डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों, अगला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था, अंतिम प्रश्न पूछा गया कि कौन सा शब्द संध्या का विलोम होगा। तो संध्या का क्या होता है, संध्या का सायंकाल, शाम, ये क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन जो ऊस होता है, ऊषा या संध्या का विलोम हो जाएगा। इसके बाद आइए मैथ के कुछ प्रश्न कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मैथ्स में 31 नंबर का क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था साथियों के निम्नलिखित में से कौन जो है 5 और 6 से विभाज्य होगा। तो और 5 और 6 से विभाज्य होगा मतलब 30 से विभाज्य होगा, और जो 30 से विभाज्य होगा तो सभी संख्याओं का योग देखिए कितना हो रहा है, कहीं ना कहीं अंतिम में शून्य होना चाहिए। तो जो 30 से विभाज्य होगा तो पहली संख्या हमारी 30 से विभाज्यता हो जाएगी। 30 से विभाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट। तो विभाज्यता वाले जो प्रश्न पूछे गए थे यही योग प्रश्न थे। निम्नलिखित में से कौन जो है 9 से विभाज्य होगा। तो 9 से विभाज्यता का रूल हमारा क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का रूल कहता है कि सभी अंकों का योग कर लीजिए, और सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाता है तो वह विभाज्यता का रूल हो जाएगा। तो सभी अंकों को जब हम योग किया जिसमें हमारा 9 से विभाज्य हो जाता है वह हमारा डी आता है। इनमें अगर सभी अंकों का योग करेंगे तो आप जो आएगा उसका जो भाग होगा वह 9 से आपका डिवाइड हो जाएगा। सभी अंकों का योग कर लीजिए, आपका टोटल यहाँ पे 27 आ जाएगा और 9 त्रिक 27, 9 से कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 9 से विभाज्य होगा वह 3 से भी विभाज्य होगा, दोनों चीज़ें आपके लागू होती हैं।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि यदि a और b विषम संख्या है तो इनमें से कौन से एक सम संख्या हो। अगर a और b विषम है तो a प्लस b क्या हो जाएगा, a प्लस b हमारा सम संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या आपके पेपर में पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया कि 2516 भागे 37 प्लस 17 का वर्ग बराबर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखिए 2516 भागे 37 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 68 प्लस 17 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 289। 289 68 को प्लस करेंगे दिया जाएगा 357। अब देखिए किस ऑप्शन में 357 दिया गया है, देखेंगे सी ऑप्शन में। पेन रफ लेके बैठ जाइए और इसके बाद जो हम क्लास करने वाले हैं प्रीवियस साल पेपर के, इसी से रिलेटेड करेंगे, इसी लेवल के प्रश्न, हाई लेवल या इससे लेवल हाई लेवल के प्रश्न करेंगे। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, आगे आने वाली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह करना है। और फतेह करना क्योंकि अब हमें लेवल पता चल चुका, पहले लेवल नहीं था। पहले लेवल जो पेपर हुआ था 2012-13 में बहुत लेवल लो था, लेकिन अब का लेवल से पता चल जाएगा कहाँ से मैथ्स पूछे गए। कांस्टेबल लेवल जो कांस्टेबल जीडी एसएससी जीडी, आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, जेल प्रहरी से, वहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन उठाए गए। और क्लास में हम पूरी चर्चा करेंगे डिटेल के साथ। पहले हम सॉल्व पेपर कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर बताना है कि 125 भागे 2 प्लस 72.5 बराबर भागे 0.2 दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए जानते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली बात 185 भागे 2 तो 185/2 कर दीजिए, प्लस कर देना है 72 आपका दिया गया है 5, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क जब मान लेते हैं x, तो x भागे 0.2, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे या डायरेक्टली 185/2 है, अगर दशमलव को हटाना है तो यहाँ पे 725/10 कर लेंगे, बराबर यहाँ पे भी अगर दशमलव को हटाना है तो x इंटू 0.2 है, वो भी भाग में है तो बटे में आ जाएगा, यानी 10/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा 10 और 2 का यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हमारा आएगा 5 एलसीएम ले लीजिए सभी लोग। इसके बाद हम अगली संख्या लिखेंगे, 5 एलसीएम ले लेंगे तो फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, 185 गुणे कितना आएगा, 5 आएगा एलसीएम या 10 आना चाहिए, सभी लोग बताइए कितना एलसीएम आएगा। 10 एलसीएम आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद चलिए सॉल्व कर लिया आपने। इसके बाद करना है 925 धन 725/5 बराबर 10x/1, क्योंकि हमने वो जो 10 आया था वो हमने क्या है 10x/2 था, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब बचा हमारा 5। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 50x हो जाएगा, यानी कहने की बात यह है कि 925 और 725 को जोड़ेंगे तो 1650 आ जाएगा। 1650 बराबर हो जाएगा 50x के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1650/50, 0 से 0, 165 को 5 से काटेंगे 33 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 33। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा x माना था हमने, तो क्वेश्चन मार्क जगह मतलब क्या आएगा 33 संख्या आनी चाहिए। तो 33 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, सी ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑलरेडी सही हो जाएगा। इसके बाद आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे ऊंचाई l और l इकाइयों और चौड़ाई b इकाइयों के आयत में फिट किया जाता है। तो आप सभी लोग भली भांति जानते समझते हैं कि इसका फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1 ऊंचाई गुणे चौड़ाई। तो ऊंचाई यहाँ पे l और चौड़ाई ये है, तो बराबर क्या होगा LB/2। तो LB/2 कहाँ पे दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया, जो कि हमारा सही हो जाएगा। केवल फार्मूला लिखना है और बस सॉल्व हो जाएगा। तो चीज़ों को भी समझते चलना है, प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। कौन सा कथन सही होगा, एक रेखाखंड में 2 अंतबिंदु होते। जी हाँ, कोई भी रेखाखंड है उसमें 2 अंतबिंदु जरूर होंगे, यहाँ से जहाँ बिंदी हो गया तो फिर उसके आगे रेखा खत्म, उसी को बोला जाता है रेखाखंड। रेखाखंड में 2 अंतबिंदु होते हैं, याद रखें। एक रेखाखंड में कोई अंतबिंदु होता है गलत है, अंतबिंदु नहीं होगा रेखाखंड हो ही नहीं सकता। एक रेखा का एक अंतबिंदु होता है, ये नहीं सकता, अगर एक होगा तो दूसरी जगह से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक रेखाखंड में 2 अंतबिंदु होते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया कि त्रिभुज का अंतः केंद्र किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वह माध्यिकाएं और कोण समद्विभाजित, जी हाँ, कोण समद्विभाजित एंगल विसेक्टर की बात करेंगे। क्योंकि त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कोण के समद्विभाजक द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला, संपूरक कोण 19:17 के अनुपात में है तो कोण का मान बताइए। तो संपूरक कोण का अनुपात दिया गया 19:17, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, 19:17 मतलब 19x + 17x बराबर 180 के होता है, ये सभी जानते हैं। 19-17 को जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, 36x बराबर 180 के, x बराबर 180/36 के कर दीजिए। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 36 पंचे 180, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमने क्या माना था, 19x, तो 19 × 5 करेंगे एक के, और एक करेंगे 17 × 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, 19 × 95, 17 × 85, 95-85 हमारे दो कोण आ जाएंगे। तो 95-85 देखिए किस में दिया गया है, डी ऑप्शन में दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों, एक समकोण में दो न्यून कोण के 3:2 के अनुपात में है तो छोटा न्यून कोण का मान बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा बना गया है, ये कोण भी हमारा 90 डिग्री का दिया गया है, समकोण दिया गया है ना, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण ए का मान लेते हैं 2x और कोण सी को मान लेते हैं 3x, क्योंकि 3:2 में दिया गया है। तो तीनों कोण का मान क्या होता है, 180 अंश, यानी कि कोण ए हमारा 2x दिया गया है, कोण बी हो जाएगा 90 अंश का, और कोण तीसरा हो जाएगा 3x, बराबर कर लीजिए 180 के। तो 2, 3, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 180 - 90 करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि 5x बराबर 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90/5, और 90/5 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 × 5 मतलब 18। अब 18 × 3 = 54 आएगा, और 18 दूनी 36। तो सबसे छोटा न्यून कोण है, तो सबसे छोटा आ जाएगा 36। अब देखिए 36 किस में दिया गया है, 36 हमारा देखिए 54 में दिया गया, लेकिन ये बड़ा है, छोटा मत कह रहा है, न्यून कोण कह रहा है, ध्यान करिए, छोटा न्यून कोण यहाँ पे कह रहा है। तो छोटा न्यून कोण हो जाएगा जब x का हम 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 5.04 × 10⁻⁻5 के लिए एक सामान्य रूप क्या होगा। देखिए 5.04 दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 5.04 × 10⁻5 है, तो बटे में करेंगे, यानी 10�5। अब देखिए दशमलव यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, अब 10⁻5 नीचे आ गए, मतलब 10 कदम और हम पीछे चले गए, यानी कि 0.1234504, ये हमारा क्या की वैल्यू आएगी, 0.4/0 504 किस में दिया गया है, देखेंगे हमारे डी ऑप्शन में दिया गया, जो कि सही हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा, क्योंकि 10⁻5 नीचे हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे गुणे में 10⁻5 है। जब 10⁻5 होता है तो उसको हम बराबर में 1/10⁻5 लिख सकते हैं, माइनस को हटाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षण विधि जो कि छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होती, कौन सी होगी। देखिए छोटी कक्षाओं में पढ़ाने के लिए गणित शिक्षण की विधि विश्लेषणात्मक विधि होती है, लेकिन व्याख्यान विधि नहीं होती है। इसके बाद छोटी कक्षाओं में विश्लेषणात्मक होती है, प्रयोगशाला विधि होती है, और आपका प्रेरक उत्प्रेरक विधि होती है, ये छोटी कक्षाओं के लिए होती है, लेकिन व्याख्यान विधि छोटी कक्षाओं के लिए नहीं होती है। यही तो पूछा जा रहा है, क्या उपयुक्त नहीं होगा, तो व्याख्यान विधि उपयुक्त नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि राजेश को 3 किलो 500 ग्राम चीनी और 4 किलो 900 ग्राम चावल खरीदता है। चीनी और चावल का अनुपात वाला अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आए, तो किलोग्राम में बदल दीजिए, 3500 ग्राम इसको बदल दीजिए, अनुपाते में 4900 ग्राम में बदल दीजिए, 4 किलो 900 ग्राम ग्राम में बदल दीजिए, दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 35 बचा, 7 × 35, 7 × 7 = 49, 5:7 बचा। अब देखिए 5:7 किस में दिया गया है, देखेंगे हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। कोई भी दिक्कत है वीडियो पॉज कीजिए, फिर समझिए, फिर देखिए, और रफ पेन में ज़रूर नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभ्यास आपके एग्जाम में काम आने वाला है, ये अभ्यास जब हम क्लास करेंगे ये काम में आने वाला है।
अगला 2y 14y 3y³ 15y का गुणनफल, यानी कि आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए 2 गुणे 14 गुणे 3 गुणे 15 गुणे y कितने वर्ग हो जाएंगे, गुणांक में जो है ये जुड़ जाते हैं, तो 2 3 5 1 6 1 7 गुणे y की पावर 7 आ जाएगा। अब देखिए y की पावर 7 दिया गया है, अब गुणा करेंगे सभी का। ठीक है, 14 3 42 और 15 दूनी 30, 30 गुणे 42 कर लीजिए, टोटल आ जाएगा 1260 y की पावर 7। क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, 1260 y की पावर 7। आपस में पहले गुणा कर लीजिए संख्याओं का, फिर आपके y का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 1260 y की पावर 7 हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी, बहुत इतना टफ नहीं था, लेकिन हमने बता दिया कि इस लेवल के प्रश्न आए और इस लेवल की तैयारी भी करने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़े रहिए अपने टीटी फैमिली से। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 3:5 में इनका अंतर 18 है, तो बड़ी संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। देखिए दो संख्याएं का अनुपात दिया गया है, 5x - 3x बराबर 18 दिया गया है, यानी कि 2x बराबर 18, तो x का हो जाएगा 18/2 यानी कि 9, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 9 आ गया। जब 3x है तो 3 गुणे 9 होगा, यानी कि टोटल हमारा 27 होगा। 5x संख्या है तो यहाँ पे हमारा 5 गुणे 9 होगा बराबर 45 होगा, यहाँ पे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी, तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। अनुपात वाले बहुत इजीली प्रश्न देख लेते हैं, पूछे गए थे। जी हाँ, इतना टफ नहीं, अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे गए हैं। अगला 1:2 के त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती मतलब उसी संख्या का घन कर देना, यानी 1 का क्यूब अनुपात 2 का क्यूब अनुपात 4 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौको 64, 1:8:64। बी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। तो सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधार 10 और स्थानीय मान 8 दहाई और 4 इकाई से कम है। आधार 10 है और स्थानीय मान 8 दहाई और 4 इकाई से कम है, कम हूँ की अवधारणा विकसित करते समय एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित पहेली का उपयोग कर रहा है। तो क्या होगा, आधार 10 और स्थानीय मान की अवधारणा से सुदृढ़ करने के लिए शिक्षक इस विधि का प्रयोग कर रहा है, इसे पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। यदि गुणे को प्लस करिए जहाँ पे लिखा गया है और जहाँ पे भागे वहाँ पे ऋण करना है, मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा। यहाँ पे करना क्या, 39 गुणा है, गुणे के जगह हमें क्या कर लेना, प्लस कर लेना है। 23 भाग के जगह हमें माइनस करना है, तो -21 गुणे 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग सभी लोग। 62 - 16 टोटल आ जाएगा 46, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया है कि जहाँ पे आपका प्लस है वहाँ पे गुणा करिए, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग कीजिए, जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस कीजिए, जहाँ पे गुणा वहाँ पे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा अच्छा परिवर्तन करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 80 माइनस की जगह भाग 20, भाग की जगह प्लस 10, प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह -4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 4 धन 6, 4 धन क्या आ जाएगा 20 चौक 80, 10 छक्का 60 -4, 4 से 4 गया 60 माना प्रति। 60 किस में दिया गया है, देखेंगे हमारा जो सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दिए गए इंटरचेंज में आपस में बदल देना है। जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर देना है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 8 कर देना है। ठीक है, तो ये परिवर्तन कर लेंगे आप लोग। और क्या कर, हमारा प्रश्न कह रहा है 4 गुणे 8 भागे 2, इतना कर लेना है। जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा कर दीजिए, गुणा की जगह भाग कर दीजिए, जहाँ पे 2 है 8 कर दीजिए, 8 की जगह 2 कर दीजिए। आपका जो मान निकल के आएगा ESB ने 16 माना है।
आपके अकॉर्डिंग क्या रहा आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है, इंटरचेंज करना है, जहाँ पे भाग है वहाँ पे प्लस कर देना है, जहाँ पे 2 है 12 कर देना है। ये भी आपका इंटरचेंज है, वो भी आसान है। चलिए कर लेते हैं। देखिए 12 प्लस की जगह भाग 4 गुणे 2 + 4 - 3, यानी 3 गुणे 2 धन 4 ऋण 3, 3 दूनी 6 मतलब 6 धन 4 यानी 10 ऋण 7, यानी 10 ऋण 3 बराबर 7 आ जाएगा। 4 दू 6 जाएगा, 6 4 10, 10 में 3 जाएगा 7 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया कि गार्डनर ने 7 बुद्धिमत्ताओं की एक सूची तैयार की जो निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो गार्डनर ने तार्किक जो आपका पहला दिया गया है कि तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा। विशेष बुद्धिमत्ता हो जाएगा, कायिक गतिकी बुद्धि हो जाएगी। लेकिन भावात्मक बुद्धि में जो है गार्डनर ने 7 बुद्धिमत्ताओं में से जो सूची तैयार की है उसमें से भावात्मक बुद्धि नहीं है। बाकी ये तीनों आपके तार्किक गणितीय भी है, विशेष बुद्धिमत्ता है, कायिक गतिकी बुद्धि है, ये तीनों आपके शामिल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों और निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं के बीच विभेद करने के लिए एक परीक्षण की विशेषता होती है, उस विशेषता को क्या बोलते हैं? भिन्नता बोला जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि एक शिक्षक एक ऐसे बच्चे को परामर्श देने का प्रयास कर रहा है जो दुर्घटना के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तो विद्यालयों में परामर्श के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? तो परामर्श की बात आ रही, तो परामर्श के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है कि यह लोगों को अपने स्वयं के विचारों को पता लगाने की अनुमति देकर उनके आत्मविश्वास का निर्माण करता है। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया एक सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या होता है? तो कोई जब सिद्धांत होता है उसके लिए जो रचनावाद होता है वो रचनावाद क्या हो जाएगा? वो रचनावाद हो जाएगा कि दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने में शिक्षार्थी की भूमिका पर जोर देता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि तर्क का कौन सा रूप परिसर के एक सेट से एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है और कहलाती है निगमनात्मक तर्क। जी हाँ, तर्क का निगमनात्मक तर्क होता है जो परिसर के एक सेट से विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया होती है। इसी के साथ साथियों अगला प्रश्न पूछा गया कि RCM दृष्टिकोण के अनुसार सही क्रम क्या होता है? तो RCM के अनुसार जो हमारा सही होता है, पहला होता है इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, यानी इनपुट, प्रक्रिया और आउटपुट। पहले इनपुट होगा, फिर प्रक्रिया होगी, इसके बाद आउटपुट दिया जाएगा। तो इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। अगला है कि इकाई संरचना किस पर आधारित होती है? तो इकाई संरचना विषय वस्तु, सनिक्षण, उद्देश्य, इन दोनों पर आधारित होती है, अर्थात सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एक अच्छा उद्देश्य कैसा होना चाहिए? तो एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए परीक्षण योग्य होना चाहिए। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। अगला खाली स्थान में मौलिक रूप से पूरी अध्यापन सीखने की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से होती है? समाज, सोसाइटी। अब EVS पर्यावरण की प्रश्नों की बात करें। EVS में दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग दिया गया है, तो ग्लोबल वार्मिंग हमारा जो सबसे मुख्य कारण होता है वह हम बात करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की जो सांद्रता होती है वह बढ़ जाती है। इसके बाद EVS पर्यावरण में अगला प्रश्न पूछा गया था कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं। तो जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में उगाए जाने वाले वन होते हैं उनको किस प्रकार से नाम से जाना जाता है? शंकुधारी वन, क्योंकि कैसे होते हैं? हिमालयी पर्वत पर होते हैं, तो शंकुधारी वन इनको बोला जाता है। जो शंखाकार के जैसे इस प्रकार के वृक्ष होते हैं, आपने देखा भी होगा, शंकुधारी वृक्ष बोला जाता है। वाहन प्रदूषण का जो कारक होता है, प्रमुख कारण कौन सा होता है? वो सभी लोग जानते हैं, वाहन प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण होता है NOx। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि प्राथमिक प्रदूषक कौन होता है? तो प्राथमिक प्रदूषण होता है पेन, आपने पढ़ा होगा PAN, ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाता है। इसके बाद अगला पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया कि खेतड़ी अर्थात राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खाने के लिए, तांबे के खान जो होते हैं उसके लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा विधि पाठ योजना विधि प्रचलन में है? तो वह हार्वर्ड है।
जब भी जर्मन शिक्षाविद की बात की जाती है तो हर्बर्ट का नाम आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न दिया कि मोटी मिट्टी की दीवारों वाले घरों को किस प्रकार से रखते हैं। तो मोटी जो मिट्टी की दीवारें होती हैं वो घरों को ठंडा रखती है, और इस प्रकार के जो अक्सर है राजस्थान यानी गर्म इलाकों में जो रेतीली इलाके होते हैं उस प्रकार उन जगहों पर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं जहाँ मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। सबसे प्रसिद्ध आपदा 24 मार्च 1989 को हुई थी। यह एक्सान शिपिंग कंपनी से संबंधित थी जो कि तेल रिसाव से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त तापमान और परिचालन स्थितियों के तहत एक उचित रूप से डिजाइन की गई भट्टी में नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ठोस अपशिष्ट को जलाने की प्रक्रिया को भस्मीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? भस्मीकरण इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया कि जल संभर संरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना और इन्हें बहाल करना। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रणाली के तहत महिलाएं एक से अधिक पतियों से शादी कर उन्हें अपने साथ रखती हैं। तो यह होता है बहुपत्य। अगर महिलाएं एक से अधिक उनके पति हैं, हस्बैंड है, तो यह बहुपतित्व कहला जाएगा। और जिनके एक पुरुष के कई महिलाएं हुई तो बहुपत्नी हो जाएगा। बहुपति और पत्नी दोनों चीज़ों को समझ लीजिए। इनमें से कौन लिपिड नहीं है? देखिए ऑयल लिपिड है, फैट हो जाएगा, फैट यानी वसा, लेकिन प्रोटीन आपका लिपिड नहीं होता है। प्रोटीन लिपिड में नहीं आता। मोम लिपिड होगा, तेल, वसा, ये तीनों लिपिड होंगे, लेकिन प्रोटीन जो होता है यह लिपिड में नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पीलिया जो रोग होता है जीवाणुओं द्वारा शरीर में किस अंग के सूजन में आ जाता है। अगर पीलिया रोग जिसको होगा तो वह यकृत में उसमें सूजन आ जाता है, जिसको पीलिया रोग होता है, याद रखें। अगला है उपग्रह दूर संचार परिरक्षण परियोजना स्टेप जो होती है किसकी थी। तो यह दोस्तों जो उपग्रह दूर संचार परीक्षण परियोजना थी यह इसरो और डाक और तार विभाग की संयुक्त परियोजना थी, तीनों की, इसरो, डाक और तार विभाग। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो EOS-3 एक भू इमेजिंग उपग्रह लगभग किसके वास्तविक समय की निगरानी करने में सक्षम है। तो यह चक्रवात और बाढ़ की निगरानी करने में सक्षम है। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा ग्रहण पर दिखाई देता है। तो पूर्ण चंद्रमा जो होता है किस पर ग्रहण पर दिखाई देता है? ब्लड मून बोला जाता है। ब्लड बिल्कुल लाल चंद्रमा दिखाई देता है, ब्लड जैसा होता है, लाल, बिल्कुल लाल चंद्रमा आपको दिखाई देता है। 1957 में स्पुतनिक सेकंड का प्रक्षेपण किस देश ने किया था? 1957 में स्पुतनिक सेकंड का प्रक्षेपण जो है आपकी रूस ने किया था। स्पुतनिक याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा का कौन सा ध्रुव छाया में रहता है। तो चंद्रमा जो है कौन से ध्रुव छाया में रहता है? तो चंद्रमा जो होता है आपके साउथ दक्षिण ध्रुव छाया में रहता है। चंद्रयान 2 आपने परीक्षण भी देखा होगा, आगे आने वाले एग्जाम में चंद्रयान 2 से जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला मंगल व पानी अंतरिक्ष जाने के बजाय अपने में किसमें फंसा हुआ है। तो मंगल जो है, मंगल का पानी अंतरिक्ष जाने के बजाय अपने प्रॉपर्टी क्रस्ट में फंसा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी पर मृदा परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से कुछ किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। देखिए जब भी मिट्टी मृदा का परीक्षण करते हैं तो उसमें रंग का नहीं होता कि भूरा है, काला है, पीला कैसा है, इसका परीक्षण रंग का नहीं होता। उसमें क्या उर्वरकता है, उन चीज़ों का परीक्षण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बार बार गीला करने और सुखाने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाती, वह कहलाती है आपकी पिंथाइड मिट्टी। पिंथाइड मिट्टी ऐसी होती है जो अगर बार बार उसको गीला और सुखाया जाता है तो वह अपरिवर्तन हो, बिल्कुल कठोर बन जाती, फिर उसमें परिवर्तन नहीं होता, न गीली होगी ना ही ठोस होगी। अगला निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की पारंपरिक विधि नहीं है। देखिए सिंचाई की पारंपरिक विधि मोट घिरनी होता है, ढेकली होता है, इसके बाद रहट भी होता है, लेकिन जो छिड़काव तंत्र है यह पारंपरिक नहीं होता। छिड़काव तंत्र पारंपरिक नहीं होता, बाकी पारंपरिक विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। और वह थी पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी।
कर्णम मल्लेश्वरी ऐसी प्रथम भारतीय महिला है जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कहलाई जाएगी। और अभी आपने पढ़ा होगा ओलंपिक में ऐसी महिला है जो लड़की है जो 2 मेडल लेकर आई है, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, उसका नाम बताइए सभी लोग। अभी 2024 करंट की बात कर रहे हैं। इससे ओलंपिक से ज़रूर प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो वो तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को प्रथम परमवीर चक्र या पहले परमवीर चक्र से इनको जो है सम्मानित किया गया। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था ईवीएस पर्यावरण में कि सहयोगी अधिगम का संचालन करते समय शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका सूत्रधार के रूप में होती है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा भ्रमण में अनियोजित सबक कौन सा होता है? तो जो शिक्षा भ्रमण होता है उसमें अनियोजित जो सबक होता है वह बच्चों को स्पष्ट रूप से सिखाना चाहिए। कैसा करना चाहिए? बच्चों को स्पष्ट रूप से सिखाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठों की योजना बनाते समय क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक बंधु हैं, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठों की योजना बनाने के लिए आपको प्राकृतिक वातावरण को शामिल करना है, भविष्य की स्थिरता को भी शामिल करना है और साथ ही साथ सांस्कृतिक वातावरण, इन तीनों को शामिल करना है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठों की योजना बनाते समय इन तीनों प्राकृतिक वातावरण, भविष्य की स्थिरता और सांस्कृतिक वातावरण, इन तीनों को याद रखना है। यानी कि सी ऑप्शन जो दिया गया है कि 1, 2, तीनों सही होंगे, तो 1, 2, तीनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पर्यावरण अध्ययन में पूछा गया कि भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो 2005 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त परीक्षण पद है? देखिए जो आप कितने तरीके से ईंट का उपयोग कर सकते हैं यह मुक्त होगा। मुक्त और बंद दो, खुला वाला, बंद मुक्त वाला, खुला, दोनों प्रकार से पूछा जाता है, एक जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मुक्त परीक्षण वह होगा जो आप कितने तरीके से ईंट का उपयोग कर सकते हैं, आपको बताइए, ये मुक्त परीक्षण हो जाएगा। और बंद वाले में क्या रहता है? उसमें सीमितता होती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि छात्र पोर्टफोलियो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? देखिए यह शिक्षकों को छात्रों के सुधार का निरीक्षण करने में सक्षम कर सकता है। ये पोर्टफोलियो छात्र के लिए उपयोगी होगा, यूजफुल होगा। अन्य उपकरणों के विपरीत यह छात्रों के लिए स्वमूल्यांकन एक उपकरण नहीं है। तो ये आइए दोस्तों बाल विकास CDV के प्रश्न कर लेते हैं। आइए देखते हैं बाल विकास CDV के क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न जो 30 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे, आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था बाल विकास में कि समाजीकरण का प्रथम सोपान क्या होता है? और ये दूसरी बार पूछा जा रहा है यही प्रश्न। तो समाजीकरण का जो प्रथम सोपान हमारा क्या होता है हम बता चुके हैं, क्या होता है? फैमिली अर्थात परिवार। समाजीकरण का प्रथम सोपान होता परिवार या फैमिली हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया बाल विकास में कि बालक की शिक्षा में अभिभावकों को शामिल करने से क्या होगा? अगर बालक की शिक्षा में अभिभावक को शामिल किया जाता है तो इससे क्या होता है? इससे जो होता है वह एक प्रभावी विद्यालय सुधार योजना में महत्वपूर्ण तत्व बनेंगे। कौन? अभिभावक बनेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सजाती व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करता है? देखिए सजाती व्यक्तिगत भिन्नता को जो समझने में मदद करता है वह मूल प्रणाली होती है, मौखिक गैर मौखिक संचार होता है। लेकिन जो बुद्धि होती है, बुद्धि जो होती है सजाती व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद नहीं करती, इंटेलिजेंस जो होता है। बाकी जो मूल प्रणाली होगी, मौखिक रैखिक मौखिक और गैर मौखिक समाज, ये आपके जो है सजाती व्यक्तिगत भिन्नता को समझने में मदद करता है। और इसके साथ साथ आपका अधिगम की व्यवस्था और प्रक्रियाओं में अंतर ये भी मदद करता है, लेकिन बुद्धि इंटेलिजेंस मदद नहीं करती। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में विभिन्न आयु समूह वाले खिलौने की आयु दी गई है और इनको सम्मिलित करना है। देखिए बच्चे के लिए 1 वर्ष के बच्चे के लिए, 2 वर्ष के बच्चे के लिए, 3 वर्ष के, 4 से 5 वर्ष सभी आयुओं के लिए। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए ये आपका पूछा जा रहा है और दिया भी गया है। आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए बच्चे के लिए क्या होगा? लो लैडर, झूले, रियल 2 ये चीज़ें होगी। इसके बाद आपका होता है कि 1 वर्ष के बच्चे के लिए क्या क्या हो सकती है? तो 1 वर्ष के बच्चे के लिए नरम धोने योग्य खिलौने होंगे और रबर की गुड़िया या पशु हो सकता है।
इसके बाद कह रहा है कि 2 वर्ष के बच्चे के लिए, तो 2 वर्ष के बच्चे के लिए क्या हो सकता है, छोटे स्टाउट बैगन, ट्रेन, पिक्चर, पुस्तकें ये हो सकती हैं। इसके बाद कह रहा है 3 वर्ष के बच्चे के लिए, तो 3 वर्ष के बच्चे के लिए क्या हो सकता है हमारा, लो लैडर, झूले, ट्रियल, कोन्स ये होंगे। तो आप बोलेंगे बच्चे के लिए क्या होगा, तो बच्चे के लिए होगा फटी हुई या बुनी हुई गेंद हो या लटके खिलौने। फर्स्ट का डी वाला होगा, या हमने गलत कर लिया था, ठीक है। बच्चे के लिए वाला डी वाला होगा पहला। इसके बाद 1 वर्ष के बच्चे के लिए हो जाएगा ई वाला, नरम धोने योग। इसके बाद 2 वर्ष के बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, छोटे स्लाउड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3rd नंबर। इसके बाद 3 वर्ष के बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष के बच्चे के लिए लो लैडर, झूले, रियल ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद कह रहा है 4 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, तो 4 से 5 के बच्चों के लिए संगीत, वाद्य यंत्र ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और सभी आयु के बच्चों के लिए क्या क्या होना चाहिए, सभी आयु के बच्चों के लिए बिल्डिंग बॉक्स, कंडक्शन, टॉय, जिज्ञासा ये सब होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वह बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं CDP बाल विकास में अगला प्रश्न जो है क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि बच्चा बालों वाली काली बिल्लियों से डरता है, जल्दी वह किसी भी काले बालों वाली वस्तु से भी डरने लगता है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या दिखाता है। मतलब क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन सामान्यीकरण हो जाएगा। बच्चा क्या है, बालों वाली काली बिल्ली से डरता है और जल्दी वह किसी काला चीज़ को, वस्तु को देखेगा तो डरने लगेगा, तो उसकी जो नई प्रतिक्रिया होगी देखने में, प्रोत्साहन सामान्यीकरण हो जाएगा। ESB ने इसको सही माना है, ठीक है। इसी प्रकार अगला भी कॉलम में कि 4 से 5 महीने में बच्चा क्या करेगा, 6 से 7 महीने में, 9 से 13 महीने, 13 से 18 महीने, 18 से 24 महीने में बच्चा क्या करेगा। देखिए 4 से 5 महीने में जो बच्चा करता है वह ये करेगा, दूसरे बच्चे का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। 6 से 7 महीने का जो बच्चा होता है वह अन्य बच्चों से देखकर मुस्कुराता है, उनके रोने की रुचि रखता है। ये 6 से 7 महीने के लिए होगा। 9 से 13 महीने के बच्चे क्या करता है, तो 9 से 13 महीने का जो बच्चे होता है वह दूसरे बच्चों के कपड़े, बाल देखने की कोशिश करता है। इसके बाद 13 से 18 महीने का जो बच्चा होगा वह क्या करेगा, खेल के दौरान सहयोग करने और अधिक साझा करने की इच्छा संकेत देगा। और 18 से 24 महीने का जो बच्चा होगा वह अन्य बच्चों के साथ खेलने में अधिक दिलचस्पी दिखाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों पूछा गया था कि थ्योरी ऑफ माइंड शब्दावली निम्नलिखित में से किन क्षमताओं से संबंधित होता है। तो थ्योरी ऑफ माइंड जो शब्दावली है ये अपना और अन्य लोगों की मानसिक जो अवस्था होती है इन क्षमताओं से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न बाल विकास से पूछा गया था कि किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो किसी भी भाषा में शब्द की छोटी इकाई जो होती फोनीम कहलाती। क्या कहलाएगी, फोनीम इज़ द राइट आंसर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है रचनात्मक कक्षा में भाषा शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होना चाहिए। तो यह आपके प्रामाणिक कार्यों का उपयोग कर अपने नए ज्ञान के निर्माण में शिक्षार्थी का पिछला ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक शिक्षार्थी द्वारा अर्जित गुण नहीं होता है। देखिए शिक्षार्थी द्वारा सांस्कृतिक दृष्टिकोण शिक्षा या अर्जित गुण होते हैं, लेकिन कद जो होता है, जो हाइट होती है, यह अर्जित नहीं होता है क्योंकि वो मिला हुआ, तो पहले से ही जिसको जितनी हाइट मिलेगी ओके ठीक है वो जीन्स पर होती है, जीन्स पर डिपेंड होती है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा के उद्देश्यों से संबंधित कौन सा सही होगा। उन्हें बच्चों के अधिक योगदान का विकास करना चाहिए, उन्हें क्या करना है, शिक्षक को जो है बच्चों की योग्यता का विकास करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षक को जो है बच्चों की अधिगम की योग्यता को मजबूत करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें पॉजिटिव दे गए हैं, दोनों ऑप्शन पॉजिटिव हैं, तो दोनों यहाँ पे हमारे 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था बाल विकास में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से शुरू नहीं होता है, वह कहलाएगा अधिगम। जी हाँ, अधिगम एक जीवित व्यक्ति में एक स्थायी परिवर्तन होता है जो उसकी आनुवंशिक विरासत से नहीं शुरू होता। उसको वो जीन्स में क्या मिला, आनुवंशिकता में क्या मिला, जो वह सीख रहा वो चीज़ें होंगी। बाकी परिपक्वता जो होता है, प्रतिवर्त क्रिया होती है, जातिवर्त क्रिया होती है, चीज़ें हो जाएगा, लेकिन अधिगम जो होता है विरासत से शुरू नहीं होता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आरटी अधिनियम 2009 का प्रतिनिधित्व करता है। तो आरटी एक्ट 2009 है, यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो अधिनियम होता है इसका प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बच्चे में पर्यावरण से प्रभावित नहीं होगा। देखिए, एक बच्चे की नीली आँख यह पर्यावरण से प्रभावित नहीं होगा कि बच्चे की एक नीली आँख है। पर्यावरण से क्या प्रभावित होगा कि एक बच्चे का व्यवहार, एक बच्चे का सामाजिक जीवन और इसके साथ साथ जो बाद की किशोरावस्था में बच्चों की शिक्षा, ये तीनों चीज़ें हैं जो पर्यावरण के प्रभावित होंगी। लेकिन बच्चे की आँखें नीली हैं, काली हैं, क्या कैसे हैं, यह पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। अगला प्रश्न है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है, वह अतिरिक्त सूत्र गण है। जिस व्यक्ति के पास अतिरिक्त गुणसूत्र X आता है वह क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो कहलाता है, जो अतिरिक्त गुणसूत्र होता है। अगला जो प्रश्न है कि कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उत्तर पारंपरिक स्तर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत में यहाँ पे दिया गया उत्तर पारंपरिक स्तर। तो उत्तर पारंपरिक स्तर मतलब लोग सभी व्यक्तिगत, सामाजिक, कानूनी आयामों पर सोचते हैं और बड़ों पैमाने पर मानवता के बारे में सोचते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा की विशेषता नहीं होती है। देखिए, बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षा के लिए विशेषता होती है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत ज़रूरत, लक्ष्य उनकी वर्तमान प्रबलता को पूरा करने के लिए करे। इसके साथ साथ शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए छात्रों को एक साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन जो बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा की व्यवस्था यह नहीं होती है कि वह तथ्यात्मक एकत्रीकरण और कौशल निपुणता के साथ अधिगम सीधे तौर पर आगे बढ़ता है, ये नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर की मान्यताओं के बारे में कौन सा सही होगा। तो शिक्षा के बारे में जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की मान्यता है वह यह है कि प्रकृति ज्ञान सबसे समृद्ध स्रोत कहलाता है। इसके बाद अगला बाल विकास में प्रश्न पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षार्थी को शिक्षा के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, और वह कहलाता है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया कि चार्ल्स स्पियरमैन द्वारा प्रतिपादित द्विकारक सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है। तो द्विकारक का सिद्धांत किसने किया? चार्ल्स स्पियरमैन ने किया। तो कौन सा सत्य नहीं है यह हमें बताना है, ठीक है। तो चार्ल्स जी कारक ने मानसिक कार्यों करने की क्षमता का संकेत दिया, तो चार्ल्स का हो जाएगा। जी कारक एस कारक चार्ल्स स्पियरमैन जी का है। किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करना और किसी को विशेष क्षमताओं की आवश्यकता होती है, या विशेष क्षमता को एस कारक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जी कारक परिवर्तनीय कारक है जबकि बी कारक अपरिवर्तनीय कारक है, ये गलत है। तो जी कारक परिवर्तनीय कारक है, बी कारक, ये कथन आपके चार्ल्स स्पियरमैन के संबंधित में गलत दिया गया है, बाकी सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 10 क्वेश्चन और बाल विकास के बचे हुए हैं, कंप्लीट पेपर करने जा रहे हैं। अगला, जब भी एक व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, प्रेरकों तथा मांगों के बीच चयन करना पड़ता है तो क्या होता है? उनमें दोषों द्वंद्व हो जाता है। जब भी व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकता, तो विरोधी आवश्यकता अगर दिया गया तो कहीं ना कहीं द्वंद्व शब्द तो अपने आप में दे दिया गया विरोधी की बात कहकर। अगला प्रश्न देखिए, खालिस्तान आवश्यकताओं को उच्च स्तरीय आवश्यकता के रूप में जाना जाता है जिसमें बौद्धिक उपलब्धि की आवश्यकता और सौंदर्य प्रशंसा की आवश्यकता होती है, वह कहलाता आश्रित्व। आश्रित्व जो होता है वह आवश्यकताओं में उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो अगला बाल विकास सीडीपी में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांतकार है। तो जब भी बाल विकास सीडीपी में अभिप्रेरणा के मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रमुख सिद्धांतकार की बात की जाएगी, उसका नाम आएगा मैस्लो। किसकी बात करेंगे? मैस्लो की बात आएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि पियाजे जी द्वारा दिए गए नैतिक विकास के चरणों में किस चरण के दौरान पुरस्कार और दंड बच्चे के नैतिक विकास को नियंत्रित करता है, और वह कहलाएगा प्रयत्तता अधिकार की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्निक का भाषा वैकल्य अधिगम में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है, डिस्फेजिया जिसे बोलते हैं। वर्निक भाषा वैकल्य को क्या बोला जाता है? डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया जो है अधिगम में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। तो यह किस प्रकार के भाषा डिस्फेजिया से संबंधित होगा? यह ग्रहणशील भाषा वैकल्य से संबंधित हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि रीमा बौद्धिक रूप से मेधावी छात्रा है, उसके द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो विशेषता है प्रदर्शित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बौद्धिक रूप से मेधावी छात्रा है, तो मेधावी छात्रा की क्या क्या प्रदर्शित कर सकती है। तो मेधावी जो छात्रा होती है वह क्या चीज़ें प्रदर्शित कर सकती हैं, तो वह सबसे पहले स्वनिर्देशित अधिगम और आत्ममूल्यांकन प्रदर्शित कर सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण रणनीति स्वेच्छाचारी शिक्षण रणनीति से संबंधित नहीं है। देखिए स्वेच्छाचारी शिक्षा रणनीति से संबंधित व्याख्यान विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है, लेकिन चर्चा विधि नहीं होती है क्योंकि स्वेच्छाचारी है। और कहानी कहने की विधि, प्रदर्शन, व्याख्यान, ये तीनों स्वेच्छाचारी हो जाएगा, लेकिन चर्चा विधि आपकी नहीं होगी। अगला प्रश्न पूछा कि गार्डनर के बहुमुद्दा के सिद्धांत के अनुसार एथलीटों के लिए निम्न में से किस बुद्धिमत्ता की अपेक्षा की जाती है। तो गार्डनर के बहुमुद्दा के सिद्धांत में देखा जाए जो एथलीट होते हैं उनके लिए जो बुद्धिमत्ता की अपेक्षा होती है वह शारीरिक गतिशीलता इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांत के अनुसार निरंतर प्रक्रिया का एक उदाहरण है। अब देखिए निरंतर प्रक्रिया पूछा गया है, निरंतर प्रक्रिया का हमारा उदाहरण कौन हो जाएगा कि बच्चा पहले बुदबुदाना प्रारंभ करता है, फिर भाषा को बोलना शुरू करता है। और अगला अंतिम प्रश्न है कि मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, मूल्यांकन तभी उद्देश्यपूर्ण हो सकता है यदि छात्रों और शिक्षकों के लिए एक प्रतिज्ञा के रूप में कार्य किया जा सके। तो ये रहा दोस्तों 11th मार्च के सेकंड शिफ्ट का पूरा सॉल्व पेपर। आई होप सभी लोग समझ पाएंगे। डेली 7 PM to 8 PM आपको क्लास जो है अपलोड हो जाता है, वीडियो आपको मिल जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और फ्री में तैयारी कीजिए। अपने घर में रहकर, अपने कमरे में रहकर तैयारी कीजिए क्योंकि बारिश का मौसम है। घर में रहिए, सेफ रहिए, तैयारी कीजिए। कंसेप्ट सब कुछ आपको आने वालेगा। कौन सी बुक बेस्ट होगी, किस लेवल की तैयारी करेंगे, कहाँ से सिलेबस, किस प्रकार का तैयारी करें, सब कुछ आपको एक ही छत में, एक ही परिवार में मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो सभी लोग जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। जो भी आपके सभी लोग हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़िए। सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली मैसेज बातें कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने की 100% कोशिश की जाएगी। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।